आज के विश्लेषण में आपका स्वागत है। हमारे सामने नवंबर 2025 के कुछ दस्तावेज हैं जो भारत के भविष्य की 3 अहम बुनियादों पर रोशनी डालते हैं। हमारी जमीन, हमारा डेटा और हमारी टेक्नोलॉजी। जी, और आज हम इन तीनों विषयों की गहराई में उतरेंगे। भारत की भूमि पंजीकरण प्रणाली में सुप्रीम कोर्ट की दखल, नए डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम और भारत के लिए एआई गवर्नेंस का जो नया ढांचा आया है उस पर। और इन तीनों में एक धागा कॉमन है, विश्वास। क्या हमारे सिस्टम भरोसे के लायक हैं? हमारा मिशन इन जटिल विषयों के सबसे जरूरी पहलुओं को समझना है और ये जानना है कि यह हमारे लिए क्यों मायने रखता है। तो चलिए इसे खोलकर देखते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं जमीन की। ये हाल ही में खबरों में क्यों है? देखिए, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सैम्युला वी स्टेट ऑफ बिहार मामले में एक ऐसा फैसला सुनाया है जो सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे देश की भूमि पंजीकरण प्रणाली में एक फंडामेंटल रिफॉर्म की मांग करता है। फंडामेंटल रिफॉर्म? जी, एक मौलिक सुधार। अदालत ने बहुत सख्त लहजे में कहा है कि मौजूदा व्यवस्था कानूनी अड़चनों का एक ऐसा जाल बन चुकी है जिसे अब बदलना ही होगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा क्या हो गया कि सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा कदम उठाने की जरूरत महसूस हुई? तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के उस नियम को रद्द कर दिया जिसमें संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए म्यूटेशन प्रूफ मतलब दाखिल खारिज के सबूत को अनिवार्य कर दिया गया था। अच्छा। और इसी फैसले में अदालत ने एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत को दोहराया जो इस पूरी समस्या की जड़ है। अदालत ने कहा, और मैं कोट कर रही हूँ, रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, ट्रांजैक्शंस, नॉट ओनरशिप। एक मिनट, ये तो समझना बहुत जरूरी है। पंजीकरण सिर्फ लेन देन को रिकॉर्ड करता है, स्वामित्व को नहीं। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने कोई जमीन खरीदी और उसकी रजिस्ट्री मेरे नाम पर होगी गई तो भी मैं कानूनी तौर पर उसका निर्विवाद मालिक नहीं माना जाऊंगा। सही समझे आप। इसे ऐसे समझिए, जब आप कोई कार खरीदते हैं तो रसीद ये साबित करती है कि आपने पैसे दिए और एक सौदा हुआ, लेकिन गाड़ी का असली मालिक कौन है ये आरसी बुक से पता चलता है। सही बात है। हमारे जमीनी रिकॉर्ड में हमारे पास सिर्फ रसीदें हैं, यानी रजिस्ट्री के कागज, कोई पक्की आरसी बुक नहीं है। अदालत ने यही समझाया कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के तहत दस्तावेज का पंजीकरण सिर्फ एक लेन देन का सबूत है। और म्यूटेशन? जबकि म्यूटेशन यानी राजस्व रिकॉर्ड में नाम बदलना, वो एक अलग प्रशासनिक प्रक्रिया है जो आपको मालिकाना हक या टाइटल नहीं देती। ये तो चौंकाने वाली बात है। तो फिर असली मालिक कौन है, ये तय कैसे होता है? यही तो असली पेंच है। स्वामित्व साबित करने के लिए आपको पुराने दस्तावेजों की पूरी चेन दिखानी पड़ती है, जिसे चेन ऑफ डीड्स कहते हैं। बाप रे। अदालत ने इसी पुराने सिस्टम से बने ब्यूरोक्रेटिक लूप यानी नौकरशाही के दुष्चक्र की कड़ी आलोचना की और कहा कि अब वक्त आ गया है कि देश में एक आधुनिक, डिजिटल और कंक्लूसिव टाइटलिंग व्यवस्था लागू हो। कंक्लूसिव टाइटलिंग मतलब जहां सरकारी रजिस्टर में जिसका नाम है वही अंतिम मालिक। एग्जैक्टली। तो भारत में अभी जो व्यवस्था है वो क्या है और हम किस तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं? हमारे स्रोत 2 मुख्य प्रणालियों के बारे में बताते हैं। पहली, जो भारत में ज्यादातर जगहों पर लागू है, वो है डीड्स रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसके बारे में हम अभी बात कर रहे थे। हाँ, जैसा हमने अभी बात की, इसमें दस्तावेज तो रजिस्टर होते हैं, लेकिन सरकार टाइटल की कोई गारंटी नहीं लेती। हर बार संपत्ति बिकने पर खरीदार को यह सुनिश्चित करना होता है कि बेचने वाले का हक सही है या नहीं। और दूसरा विकल्प क्या है? दूसरा विकल्प है टाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसे टॉरेंट सिस्टम भी कहते हैं। ये कई विकसित देशों में लागू है। इसमें क्या अलग है? यहाँ रजिस्ट्रेशन ही स्वामित्व का निर्णायक प्रमाण होता है। सरकार रजिस्टर की शुद्धता की गारंटी लेती है। एक बार आपका नाम रजिस्टर में चढ़ गया तो आप ही मालिक हैं। आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ टाइटल मिलता है, जो आपकी आरसी बुक की तरह है। बिल्कुल, आपकी आरसी बुक की तरह। अच्छा, तो असली समस्या की जड़ें कितनी गहरी हैं? ये सिर्फ एक कानूनी मुद्दा है या इसके और भी पहलू हैं? समस्याएं कई स्तरों पर है और बहुत गहरी हैं। सबसे पहली और बड़ी समस्या तो हमारा कानूनी ढांचा ही है, जो अंग्रेजों के जमाने का है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ये सब 100 साल से भी ज्यादा पुराने कानून हैं। और इन्हीं पुराने कानूनों की वजह से कंक्लूसिव टाइटल नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से फिर मुकदमेबाजी होती है।
स्रोत में एक आंकड़ा है जो हैरान कर देता है। हाँ, और वो आंकड़ा ये है कि भारत के 66% सिविल मुकदमे संपत्ति विवादों से जुड़े हैं। 66%? जी, सोचिए, हमारी अदालतों का 2/3 समय और ऊर्जा सिर्फ ये तय करने में जा रहा है कि जमीन का असली मालिक कौन है। ये तो देश के विकास की गति पर एक बहुत बड़ा ब्रेक है। बिल्कुल। ये नकली दस्तावेजों, भूमि पर अवैध कब्जे और अस्पष्ट टाइटल की वजह से होता है। और क्या जमीनी स्तर पर मतलब रजिस्ट्री ऑफिस में भी कोई दिक्कतें हैं? प्रशासनिक समस्याएं भी बहुत हैं। आज भी खरीदार, विक्रेता और 2 गवाहों को सब रजिस्ट्रार के सामने घंटों लाइन में लगना पड़ता है। प्रक्रिया बहुत बोझिल और समय लेने वाली है। और डिजिटलीकरण का क्या? वही तो एक और मुद्दा है, अधूरा डिजिटलीकरण। डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड्स मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम मतलब DILRMP जैसे कार्यक्रम चल तो रहे हैं, लेकिन वो ज्यादातर मौजूदा रिकॉर्ड्स को ही स्कैन करके ऑनलाइन डाल रहे हैं। अच्छा, तो वो गलतियों को ठीक नहीं कर रहे? नहीं, वे उन रिकॉर्ड्स की गलतियों या अस्पष्ट टाइटल को ठीक नहीं कर रहे हैं। स्रोत में एक और केस KG गोपी वर्सेस सब रजिस्ट्रार केस 2025 का जिक्र है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने सब रजिस्ट्रार की भूमिका को और ज्यादा स्पष्ट किया। अदालत ने कहा कि रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत सब रजिस्ट्रार का काम टाइटल या स्वामित्व की जांच करना है ही नहीं। तो उनका काम क्या है? उनकी भूमिका मेयरली मिनिस्ट्रियल है, मतलब केवल एक क्लर्क जैसी। उनका काम बस ये देखना है कि कागज पूरे हैं या नहीं और पार्टियों ने अपनी मर्जी से दस्तखत किए हैं या नहीं। वो टाइटल के जज नहीं बन सकते। तो इस पूरी स्थिति को सुधारने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? सिर्फ बातें हो रही हैं या कुछ काम भी हो रहा है? नहीं, काम हो रहा है। DILMP का अंतिम लक्ष्य ही एक डिजिटल कंक्लूसिव लैंड टाइटलिंग सिस्टम बनाना है। और इसके तहत क्या हो रहा है? इसी के तहत ULPIN या भू आधार जैसी पहल शुरू हुई है, जिसमें जमीन के हर टुकड़े को एक 14 अंकों की यूनिक ID दी जा रही है, जैसे हमारा आधार नंबर। दिलचस्प है। और रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए NGDRS यानी ई-रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, जहां आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। यह तो राष्ट्रीय स्तर की बात हुई। क्या राज्य भी कुछ कर रहे हैं? हाँ, कई राज्यों ने अपने पोर्टल बनाए हैं, जैसे तेलंगाना का धरनी पोर्टल, कर्नाटका का कावेरी और पश्चिम बंगाल का बंगला भूमि। की भाषा कोई बाधा न बने। तो इन सब का निचोड़ क्या है? सुप्रीम कोर्ट असल में क्या चाहता है? देखिए, अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो सुप्रीम कोर्ट अब पैबंद लगाने वाले समाधान नहीं चाहता। वो एक प्रणालीगत सुधार, एक सिस्टेमिक रिफॉर्म चाहता है। तो उन्होंने क्या निर्देश दिए हैं? उन्होंने भारतीय विधि आयोग यानी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को कुछ स्पष्ट निर्देश दिए हैं। पहला, एक ऐसी समिति बनाने को कहा है जो कंक्लूसिव टाइटलिंग को लागू करने का पूरा खाका तैयार करे। दूसरा, इन सदी पुराने औपनिवेशिक कानूनों को आज की तकनीक के हिसाब से बदलने के लिए कहा है। और तकनीक की बात करें तो स्रोत में ब्लॉकचेन का भी जिक्र है। हाँ, और ये सबसे क्रांतिकारी सुझाव है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित लैंड टाइटलिंग। ये कैसे काम करेगा? ये एक ऐसी सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़ प्रूफ प्रणाली बना सकता है, जहां हर लेनदेन एक क्रिप्टोग्राफिक बही खाते में दर्ज हो जाएगा, जिसे कोई बदल नहीं सकता। इससे धोखाधड़ी लगभग नामुमकिन हो जाएगी और जमीन के मालिकाना हक में लोगों का विश्वास बहाल होगा। तो हमने देखा कि कैसे जमीनी रिकॉर्ड में विश्वास की कमी एक पीढ़ीगत समस्या है, जिसे अब तकनीक से सुलझाने की कोशिश हो रही है। अब देखते हैं कि यही विश्वास का मुद्दा हमारी नई डिजिटल दुनिया में कैसे सामने आता है, जहां जमीन नहीं बल्कि हमारा व्यक्तिगत डेटा सबसे कीमती संपत्ति बन गया है। बिल्कुल। सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन यानी DPDP रूल्स 2025 को अधिसूचित कर दिया है। इसका आम आदमी के लिए क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अब पूरी तरह से लागू हो गया है। और यह नियम उन सभी कंपनियों पर जिन्हें डेटा फिड्यूशरी कहा जाता है, कई नई जिम्मेदारियां डालते हैं। अब वे हमारे डेटा के साथ मनमानी नहीं कर सकती। किस तरह की जिम्मेदारियां? कोई उदाहरण दे सकती हैं आप? जरूर। मान लीजिए आप किसी नए शॉपिंग ऐप पर साइन अप करते हैं। अब उस ऐप को आपको एक सहमति नोटिस देना होगा जो बिल्कुल साफ और सरल भाषा में लिखा हो। उसमें ये बताना जरूरी है कि वे आपका डेटा क्यों ले रहे हैं, उसका क्या करेंगे और आप अपनी सहमति वापस कैसे ले सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है, द ईज ऑफ विड्रॉइंग कंसेंट मस्ट बी कंपेरेबल टू द ईज ऑफ गिविंग इट। अच्छा, मतलब सहमति वापस लेना उतना ही आसान होना चाहिए
जितना आई एग्री बटन पर क्लिक करना था। एग्जैक्टली। ये तो बहुत अच्छा है। और अगर कंपनी का काम पूरा हो जाए तो क्या वो हमारा डेटा हमेशा के लिए रख सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नियमों के अनुसार जैसे ही डेटा का उद्देश्य पूरा हो जाता है, कंपनी को उसे मिटाना होगा। और डेटा ब्रीच के मामले में? अगर कभी डेटा ब्रीच हो जाता है, मतलब उनकी सुरक्षा में सेंध लगती है और हमारा डेटा लीक हो जाता है, तो उन्हें सभी प्रभावित लोगों को बिना किसी देरी के सूचित करना होगा। अब वे इसे छिपा नहीं सकते। और अगर हमें अपना डेटा देखना या सुधारना हो? तो उसके लिए भी समय सीमा है। अगर आप अपने डेटा को देखने, सुधारने या मिटाने का अनुरोध करते हैं, तो उन्हें 90 दिनों के भीतर जवाब देना ही होगा। बच्चों के डेटा के बारे में जरूर कोई खास नियम होगा। हाँ, बच्चों के डेटा के लिए बहुत सख्त नियम है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का डेटा प्रोसेस करने से पहले कंपनियों को उनके माता-पिता या अभिभावक से वेरिफाएबल कंसेंट यानी सत्यापन योग्य सहमति लेनी होगी। तो ये तो हुई कंपनियों की जिम्मेदारियां। इन नियमों से हम जैसे नागरिकों को क्या अधिकार मिलते हैं? नागरिकों को कई ठोस अधिकार मिले हैं जो डिजिटल दुनिया में हमारी ताकत बढ़ाते हैं। पहला, राइट टू नॉमिनेट, यानी आप किसी और व्यक्ति को नामांकित कर सकते हैं जो आपकी मृत्यु या अक्षमता की स्थिति में आपके डेटा अधिकारों का प्रयोग कर सके। ये वाकई एक नई और जरूरी चीज है आपकी डिजिटल विरासत को संभालने के लिए। बिल्कुल। फिर आपको सहमति देने या मना करने का पूरा अधिकार है। आपको ये जानने का अधिकार है कि आपका डेटा कैसे इस्तेमाल हो रहा है। और सबसे जरूरी, आपको अपने डेटा को देखने, उसमें सुधार करने, उसे अपडेट करने और कुछ शर्तों के तहत उसे मिटाने का भी अधिकार है। मतलब कंट्रोल वापस हमारे हाथ में आ रहा है। एक तरह से, हाँ। लेकिन हमें इन नियमों की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी? क्या स्थिति इतनी खराब थी? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। इसकी जरूरत कई वजहों से है। सबसे पहला कारण है व्यक्तिगत निजता की सुरक्षा। बिना सुरक्षा के हमारा डेटा राज्य या बड़ी टेक कंपनियों की निगरानी और प्रोफाइलिंग का जरिया बन सकता है। और दूसरा, डेटा के दुरुपयोग को रोकना। आपका डेटा पहचान की चोरी या वित्तीय धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल हो सकता है। आंकड़े बताते हैं कि 2021 की तुलना में 2023 में 33,000 ज्यादा साइबर अपराध के मामले दर्ज हुए। 33,000? जी, तस्वीरें ऑनलाइन आ जाए, इसका असर बहुत गहरा होता है। और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पे भी तो असर पड़ता होगा। निश्चित रूप से। तीसरा और सबसे बड़ा कारण है डिजिटल अर्थव्यवस्था में विश्वास का निर्माण। भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था 2022-23 में जीडीपी का लगभग 12% थी। ये तभी और बढ़ेगी जब लोगों को भरोसा होगा कि उनका डेटा सुरक्षित है। सही बात है। बिना भरोसे के लोग डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करने से कतराएंगे। बिल्कुल। ये सब तो बहुत सकारात्मक लगता है, लेकिन क्या इस कानून और नियमों की कोई आलोचना भी हो रही है? क्या इसमें भी कोई पेंच है? हाँ, कुछ गंभीर चिंताएं भी जताई गई हैं। सबसे बड़ी चिंता सरकार को मिली व्यापक छूट को लेकर है। मतलब सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और लोक व्यवस्था जैसे कारणों का हवाला देकर अपने किसी भी एजेंसी को इस कानून के दायरे से बाहर रख सकती है। आलोचकों का कहना है कि इस पर कोई बाहरी निगरानी नहीं है, जिससे इसके दुरुपयोग की आशंका बनी रहती है। और अधिकारों के मामले में भी कुछ कमी है। हाँ, कुछ जरूरी अधिकार इसमें शामिल नहीं किए गए हैं जिन्हें मिसिंग राइट्स कहा जा रहा है। जैसे राइट टू डेटा पोर्टेबिलिटी, यानी अपना सारा डेटा एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे के पास आसानी से ले जाने का अधिकार। अच्छा। और दूसरा, राइट टू बी फॉरगॉटन, यानी कुछ खास परिस्थितियों में इंटरनेट से अपनी निजी जानकारी को पूरी तरह से हटाने का अधिकार। ये अधिकार यूरोप के जीडीपीआर जैसे कानूनों में मौजूद हैं। तो डेटा की सुरक्षा और भरोसे की बात एआई के आने से और भी ज्यादा जरूरी हो जाती है, क्योंकि एआई तो डेटा पे ही चलता है। बिल्कुल। अगर डेटा में ही भरोसा नहीं तो एआई के फैसलों पर कैसे भरोसा किया जाएगा? चलें अपने अंतिम विषय पर आते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सरकार ने इंडिया एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस जारी की हैं। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य बहुत संतुलित है। सरकार एक ऐसा रास्ता बनाना चाहती है जहां हम एआई के नवाचार को बढ़ावा भी दें, लेकिन साथ ही समाज के लिए इसके जोखिमों को भी नियंत्रित करें। ये एक तरह से नवाचार को बढ़ावा, नुकसान पर लगाम की नीति है। तो इसके लिए एक संस्थागत ढांचा भी प्रस्तावित किया गया है? जी, एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क प्रस्तावित है। ये ढांचा कैसा होगा? कौन क्या करेगा? इसमें 3 मुख्य अंग होंगे। सबसे ऊपर होगा एक एआई गवर्नेंस ग्रुप। ये एक उच्च स्तरीय निकाय होगा जो नीतियां बनाएगा और तालमेल बिठाएगा। ठीक है।
फिर होंगे सेक्टोरल रेगुलेटर, जैसे कि आरबीआई, सेबी, ट्राई। ये अपने अपने क्षेत्र जैसे बैंकिंग, शेयर बाजार या टेलीकॉम के लिए एआई से जुड़े नियम बनाएंगे। और तीसरा अंग होगा मानक निकाय, जैसे बीआईएस, जो एआई के जोखिमों को मापने और सर्टिफिकेशन के लिए मानक विकसित करेंगे। लेकिन एआई को लेकर असल डर क्या है? ये गवर्नेंस किन समस्याओं को हल करने की कोशिश कर रहा है? ये सिर्फ फिल्मों वाले रोबोट्स का डर नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही वास्तविक और जमीनी समस्याएं हैं। पहली है डिजिटल असमानता। डिजिटल डिवाइड? हाँ, डिजिटल डिवाइड। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी 51% आबादी के पास इंटरनेट नहीं है। ऐसे में एआई का फायदा कहीं सिर्फ शहरों और अमीर लोगों तक ही सीमित न रह जाए। और भेदभाव का खतरा? वो दूसरी बड़ी चिंता है, भेदभाव। अगर किसी एआई को पक्षपातपूर्ण डेटा पर ट्रेन किया गया तो वो नौकरी देने, लोन देने या यहाँ तक कि अपराधी पहचानने में भी भेदभाव कर सकता है। और पारदर्शिता की समस्या भी तो है। एआई के फैसले अक्सर समझ नहीं आते कि वो कैसे लिए गए। बिल्कुल, यही तीसरा मुद्दा है, पारदर्शिता की कमी। एआई के कई मॉडल ब्लैक बॉक्स की तरह काम करते हैं। वो फैसला तो दे देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि उस फैसले तक पहुंचे कैसे। इससे जवाबदेही तय करना मुश्किल हो जाता है। और आईपीआर मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का क्या? वो चौथा बड़ा मुद्दा है। आज के एआई मॉडल इंटरनेट पर मौजूद अरगों तस्वीरों और लेखों पर प्रशिक्षित होते हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या ये कॉपीराइट का उल्लंघन है? इसका कोई ताजा उदाहरण? हाँ, गूगल के एआई ओवरव्यूज के खिलाफ उठा विवाद, जहां प्रकाशकों ने चिंता जताई कि एआई सीधा जवाब देकर उनकी वेबसाइटों का ट्रैफिक खत्म कर देगा। स्रोत में इंडिया एआई मिशन का भी जिक्र है। ये इन गाइडलाइंस से कैसे जुड़ा है? इंडिया एआई मिशन, जिसे 2024 में लॉन्च किया गया था, एक व्यापक योजना है जिसका लक्ष्य भारत में एआई इनोवेशन का पूरा इकोसिस्टम बनाना है। ये गाइडलाइंस उसी मिशन का एक हिस्सा है। और इस मिशन का कोई बड़ा लक्ष्य? इस मिशन का एक बहुत बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य भारत में 10,000 ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स जीपीयूज की कंप्यूटिंग क्षमता स्थापित करना है। जीपीयू क्या होता है और ये एआई के लिए इतना जरूरी क्यों है? जीपीयू एक खास तरह की चिप होती है जो जटिल गणितीय गणनाओं को एक सामान्य कंप्यूटर प्रोसेसर की तुलना में हजारों गुना तेजी से कर सकती है। एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए ऐसी ही तेज गणना की जरूरत होती है। तो जितने ज्यादा जीपीयूज उतने शक्तिशाली एआई मॉडल्स? बिल्कुल, जितने ज्यादा जीपीयूज हमारे पास होंगे, हम उतने ही शक्तिशाली और स्वदेशी एआई मॉडल बना पाएंगे। तो इन सब का भारत के एआई भविष्य के लिए क्या निचोड़ निकलता है? अगर हम इसे भारत के बड़े लक्ष्य से जोड़कर देखें तो निष्कर्ष ये है कि सरकार एक बीच का रास्ता अपना रही है। By coupling risk-based regulation with innovation-friendly standards, India can harness AI as a force multiplier for development. इसका मतलब क्या हुआ? मतलब जहां जोखिम ज्यादा है वहां सख्त नियम हो और जहां कम है वहां नवाचार को पूरी आजादी मिले। इस संतुलन से ही भारत एआई को विकास के लिए एक शक्तिशाली औजार बना सकता है, न कि उसे नुकसान का स्रोत बनने दे। आज हमने भारत के डिजिटल भविष्य की 3 सबसे महत्वपूर्ण नींवों, भूमि अधिकार, डेटा गोपनीयता और एआई शासन पर गहराई से नजर डाली। ये तीनों ही जटिल हैं, लेकिन भारत की अगली बड़ी छलांग के लिए बेहद जरूरी हैं। और अंत में सोचने के लिए एक विचार ये है कि ये तीनों विषय सिर्फ तकनीक या कानून के बारे में नहीं है। तो फिर किसके बारे में? ये विश्वास बनाने के बारे में है। चाहे वो जमीन के मालिकाना हक पर विश्वास हो, अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा पर विश्वास हो या एआई से चलने वाले सिस्टम के निष्पक्ष होने पर विश्वास हो। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो इन तीनों को एक साथ जोड़ता है। तो ये न्याय प्रणाली के 2 बहुत जरूरी स्तंभों पर गहराई से बात करेंगे। एक है ट्रिब्यूनल्स यानी न्यायाधिकरण और दूसरा है लीगल एड यानी कानूनी सहायता। ये सिर्फ कानूनी शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे लोकतंत्र के 2 सबसे बड़े सवालों से जुड़े हैं। पहला, शक्तियों का पृथक्करण माने सेपरेशन ऑफ पावर्स कितना मजबूत है, और दूसरा, क्या न्याय सच में हर किसी की पहुंच में है। हमारे पास नवंबर 2025 की एक करंट अफेयर्स पत्रिका और कुछ विश्लेषण नोट्स हैं। तो चलिए इस पूरी तस्वीर को परत दर परत समझते हैं। बिल्कुल, और ये दोनों विषय भली अलग दिखे पर एक ही धागे से जुड़े हैं, और वो धागा है न्याय देने की प्रक्रिया। एक तरफ ट्रिब्यूनल्स हैं जिन्हें न्याय की प्रक्रिया को तेज और असरदार बनाने के लिए बनाया गया, और दूसरी तरफ लीगल एड है जो ये सुनिश्चित करता है कि न्याय सिर्फ उन तक ना सीमित रहे जिनके पास संसाधन है, बल्कि हर नागरिक तक पहुंचे। तो चलिए ट्रिब्यूनल से शुरू करते हैं। ये आजकल चर्चा में क्यों है?
चर्चा की वजह है सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला, जिसमें उन्होंने ट्रिब्यूनल्स रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को रद्द कर दिया। कोर्ट का मानना था कि ये कानून ट्रिब्यूनल्स के सदस्यों की नियुक्ति, उनके टेन्योर और सर्विस कंडीशंस को जिस तरह से कंट्रोल कर रहा था, वो सीधे सीधे न्यायिक स्वतंत्रता पर हमला था और असंवैधानिक था। अच्छा, तो ये न्यायपालिका और संसद के बीच एक टकराव का मामला बन गया। इस फैसले के मुख्य बिंदु क्या थे? इसे थोड़ा और खोलकर बताइए। इसके 3 मुख्य बिंदु हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण है लेजिस्लेटिव ओवरराइड। लेजिस्लेटिव ओवरराइड मतलब न्यायिक निर्देशों पर विधायी अधिभावी होना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि 2021 का ये कानून उनके पिछले फैसलों को बेअसर करने की एक कोशिश थी। कौन से पिछले फैसले? अदालत ने खास तौर पर 2020 और 2021 के मद्रास बार एसोसिएशन केस का हवाला दिया, जिन्हें हम MBAVIV और MBAV केस भी कहते हैं। ये केस इस पूरे मामले की रीढ़ है, क्योंकि इन्हीं में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार न्यायाधिकरणों की स्वतंत्रता के लिए कुछ मानक तय किए थे। अच्छा, जैसे कि सदस्यों का कार्यकाल कम से कम 5 साल का होना चाहिए और नियुक्तियों में न्यायपालिका की भूमिका अहम होनी चाहिए। 2021 का कानून सीधे तौर पर उन्हीं मानकों को बदलने की कोशिश कर रहा था। अदालत ने जो स्टैंडर्ड सेट किए थे, संसद ने एक नया कानून बनाकर उन्हें बदलने की कोशिश की। बिल्कुल, और यहीं से दूसरा बिंदु निकलता है। ये कानून संवैधानिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के विरुद्ध था। कोर्ट ने एक बहुत तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि इस कानून ने पुरानी खामियों को दूर करने के बजाय बस एक नया नाम देकर उन्हें फिर से लागू कर दिया है। ये सीधे तौर पर सेपरेशन ऑफ पावर्स और जुडिशियल इंडिपेंडेंस जैसे बुनियादी सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो अब इस कानून के रद्द होने के बाद स्थिति क्या है? क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जब तक संसद उनके निर्देशों के अनुसार कोई नया संवैधानिक रूप से सही कानून नहीं बनाती, तब तक MBAIVR और V केस में दिए गए निर्देश ही लागू रहेंगे। और कोर्ट ने एक और बड़ा कदम उठाया है ना, वो NTC वाला। हाँ, बिल्कुल। कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 महीने के भीतर एक नेशनल ट्रिब्यूनल कमीशन यानी NTC बनाने का निर्देश दिया है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी जो इन सभी ट्राइब्यूनल्स के एडमिनिस्ट्रेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और नियुक्तियों की निगरानी करेगी, ताकि उन्हें कार्यपालिका के सीधे नियंत्रण से बाहर रखा जा सके। आइए इसे और गहराई से समझते हैं। कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बीच जो टकराव था, उसके मुख्य बिंदु क्या थे? कहां-कहां पर असहमति थी? असहमति के 3 बड़े मुद्दे थे। पहला था कार्यकाल यानी टेन्योर। कानून में सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 4 साल का रखा गया था। 4 साल? ये तो काफी कम है। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना था कि 4 साल का कार्यकाल इतना छोटा होता है कि ये किसी भी सदस्य को स्वतंत्र रूप से काम करने का कॉन्फिडेंस नहीं देता। कोर्ट ने कहा कि ये कम से कम 5 साल का होना चाहिए ताकि स्थिरता और स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। और दूसरा मुद्दा उम्र को लेकर था। हाँ, कानून में नियुक्ति के लिए मिनिमम एज 50 वर्ष तय की गई थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ये कई काबिल वकीलों को सिस्टम से बाहर कर देता है। कोर्ट ने जोर दिया कि जिन वकीलों के पास 10 साल का अनुभव है, उन्हें भी नियुक्ति के लिए योग्य माना जाना चाहिए, भले ही उनकी उम्र 50 से कम हो। इससे टैलेंट पूल बड़ा होगा। बिल्कुल। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा विवाद नियुक्ति करने वाली समिति को लेकर था। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी। हाँ, कानून के तहत जो कमेटी का प्रस्ताव था, उसकी संरचना पर कोर्ट को गंभीर आपत्ति थी। इस समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित जज तो थे, लेकिन साथ ही केंद्र सरकार द्वारा नामित 2 सचिव भी थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस संरचना में जुडिशियल डोमिनेंस यानी न्यायिक प्रभुत्व की कमी है। न्यायिक प्रभुत्व का सरल शब्दों में क्या मतलब है? ये क्यों इतना जरूरी है? देखिए, सरल शब्दों में इसका मतलब है कि चयन समिति में सरकार के प्रतिनिधि जजों पर हावी हो सकते थे, और अगर सरकार ही ये तय करने लगे कि जज कौन बनेगा, तो फिर उस जज से सरकार के खिलाफ निष्पक्ष फैसले की उम्मीद कैसे की जा सकती है? न्यायिक स्वतंत्रता की जड़ यही है कि न्याय करने वालों की नियुक्ति की प्रक्रिया कार्यपालिका के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त हो। लेकिन क्या सरकार का ये तर्क जायज नहीं कि चयन में उनकी भी भूमिका होनी चाहिए? क्योंकि ये ट्रिब्यूनल्स आखिर सरकार की नीतियों से जुड़े प्रशासनिक मामलों को ही तो देखते हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है और अक्सर ये तर्क दिया भी जाता है। लेकिन इसका जवाब यह है कि ट्रिब्यूनल्स का काम सरकार की नीतियों को लागू करना नहीं, बल्कि उन पर कानूनी रूप से निर्णय देना है। वे ये देखते हैं कि क्या सरकार का कोई फैसला कानून के दायरे में है या नहीं, और उस निर्णय की निष्पक्षता के लिए ये जरूरी है कि प्रक्रिया कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त हो। इसीलिए कोर्ट इस पर इतना जोर देता है। हमने इतनी बात की, लेकिन चलिए एक कदम पीछे हटते हैं।
ये ट्रिब्यूनल्स आखिर हैं क्या? इन्हें क्यों बनाया गया? ट्रिब्यूनल्स असल में न्यायिक या अर्धन्यायिक संस्थान होते हैं। क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशंस। हाँ, अर्धन्यायिक का मतलब है कि वे अदालतों की तरह ही काम करते हैं, लेकिन कुछ खास विषयों पर, जैसे टैक्स, पर्यावरण या कंपनी कानून। इन्हें बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि इन विशेष मामलों में एक्सपर्टीज हो और फैसले पारंपरिक अदालतों की तुलना में तेजी से आएं। इनकी शुरुआत 1941 में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना के साथ हुई, जो भारत का पहला ट्रिब्यूनल था। और इन्हें संवैधानिक दर्जा कब और कैसे मिला? इन्हें संवैधानिक दर्जा 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के जरिए मिला। यह स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर आधारित था। इस संशोधन ने संविधान में 2 नए अनुच्छेद जोड़े, अनुच्छेद 323A और अनुच्छेद 323B, जिनसे संसद और राज्य विधानसभाओं को अलग अलग विषयों के लिए न्यायाधिकरण बनाने का अधिकार मिला। स्रोत ने एक टाइमलाइन भी दी गई है जिसमें 2017 और 2021 में कई ट्रिब्यूनल्स को खत्म करने का जिक्र है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव है या इसके पीछे कोई बड़ी सोच है? ये सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि यह न्याय प्रणाली के दर्शन पर एक बहस को दर्शाता है। 2017 और 2021 के कानूनों ने कई ट्राइब्यूनल्स को समाप्त करके उनके काम को वापस हाई कोर्ट्स को सौंप दिया। इसके पीछे एक सोच ये हो सकती है कि एक्सपर्टीज और स्पीड के बजाय हाई कोर्ट्स की स्थापित न्यायिक कठोरता और विश्वसनीयता ज्यादा जरूरी है। तो ये एक तरह से स्पेशलाइज्ड जस्टिस से जनरलिस्ट जस्टिस की ओर एक कदम है। बिल्कुल, जिसके अपने फायदे और नुकसान हैं। हमने कानून और अदालत के बीच के टकराव को तो समझ लिया। इस पूरी जद्दोजहद के बावजूद इन ट्राइब्यूनल्स को बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? ये हमारी न्याय प्रणाली में आखिर क्यों इतने जरूरी हैं? इनका महत्व कई स्तरों पर है। पहला तो है स्पेशलाइजेशन यानी विशेषज्ञता, दूसरा है स्पीडी रेजोल्यूशन, तीसरा ये पारंपरिक अदालतों पर काम का बोझ कम करते हैं जो पहले से ही करोड़ों मामलों के बोझ तले दबी हुई हैं, और अंत में देश भर में इनकी बेंच होने से ये न्याय तक पहुंच यानी एक्सेसिबिलिटी को भी बढ़ाते हैं। तो हमने देखा कि कैसे न्याय को कुशल बनाने के लिए बनाए गए ट्राइब्यूनल्स खुद ही एक संस्थागत खींचतान में फंस गए हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल है, क्या ये न्याय चाहे अदालतों से मिले या ट्राइब्यूनल्स से, आम आदमी की पहुंच में भी है? यहीं से हमारी चर्चा का दूसरा पहलू यानी कानूनी सहायता शुरू होता है। बिल्कुल सही कनेक्शन है। कानूनी सहायता का विषय इसलिए चर्चा में है क्योंकि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 को लागू हुए हाल ही में 30 साल पूरे हुए हैं, और हर साल 9 नवंबर को हम राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस भी मनाते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि निःशुल्क कानूनी सहायता सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, इसका एक मजबूत संवैधानिक आधार भी है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है। संविधान का अनुच्छेद 39A, जिसे 42nd संशोधन द्वारा ही जोड़ा गया था, वो कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि कानूनी प्रणाली फ्री लीगल एड प्रदान करे। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ये सिर्फ एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल नहीं है, है ना? ये एक अधिकार बन चुका है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई ऐतिहासिक फैसलों में यह साफ किया है कि अनुच्छेद 21, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है, उसके तहत निःशुल्क कानूनी सहायता पाना एक मौलिक अधिकार है, क्योंकि बिना वकील के निष्पक्ष सुनवाई नहीं हो सकती, और निष्पक्ष सुनवाई के बिना जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार अधूरा है। और इसके अलावा अनुच्छेद 14 और 22(1) भी है। हाँ, वो भी इसे और मजबूत करते हैं। ये सब मिलकर कानूनी सहायता को एक अनिवार्य अधिकार बनाते हैं। और 1987 के इस कानून ने जमीनी स्तर पर किस तरह की व्यवस्था स्थापित की? इसने एक बहुत ही सुव्यवस्थित त्रिस्तरीय प्रणाली बनाई है ताकि कानूनी सहायता हर स्तर पर उपलब्ध हो। राष्ट्रीय स्तर पर है NALSA यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, राज्य स्तर पर है SLSA, और सबसे महत्वपूर्ण जिला स्तर पर DLSA यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज। और कौन लोग इस मुफ्त कानूनी सहायता के हकदार हैं? इसकी सूची काफी व्यापक है। इसमें SC/ST समुदाय के सदस्य, महिलाएं और बच्चे, मानव तस्करी या प्राकृतिक आपदा के शिकार, मानसिक रूप से बीमार या विकलांग व्यक्ति, औद्योगिक कामगार और हिरासत में मौजूद लोग शामिल हैं। इसके अलावा एक आय सीमा भी है। सुप्रीम कोर्ट में मामलों के लिए यह सीमा 5 लाख रुपए प्रति वर्ष है। और राज्यों में ये अलग अलग है? हाँ, राज्यों में ये 1 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक है। मतलब नालसा की भूमिका सिर्फ वकील मुहैया कराने तक ही सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। नालसा की भूमिका बहुत व्यापक है। ये नीतियां बनाता है,
जागरूकता अभियान चलाता है और वकीलों के साथ साथ पैरालीगल वॉलंटियर्स के लिए ट्रेनिंग मॉड्यूल भी तैयार करता है। ये जेलों में लीगल एड क्लिनिक्स की देखरेख करता है। और इतना ही नहीं, इसने सोशल जस्टिस लिटिगेशन यानी जनहित याचिकाओं का भी इस्तेमाल किया है। इसका कोई बड़ा उदाहरण? सबसे बड़ा उदाहरण 2014 का नालसा बनाम भारत संघ का ऐतिहासिक फैसला है। ये नालसा की ही याचिका थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर समुदाय के अधिकारों को मान्यता दी और उन्हें तीसरे लिंग का दर्जा दिया। इसका मतलब नालसा सिर्फ एक कानूनी सहायता देने वाली एजेंसी नहीं, बल्कि एक तरह से सामाजिक बदलाव का एक शक्तिशाली उपकरण भी है। आपने बिल्कुल सही समझा, ये इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रभावशाली लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? क्या चुनौतियां हैं? चुनौतियां गंभीर हैं और आंकड़े सच बयां करते हैं। सबसे पहली और बड़ी चुनौती है जागरूकता की कमी। एनएलएसए की ही 2022 की एक रिपोर्ट बताती है कि केवल 15% ग्रामीण निवासियों को इन मुफ्त कानूनी सेवाओं के बारे में पता है। बस 15%? ये तो बहुत ही कम है। हाँ, ये एक ऐसी दुकान की तरह है जिसमें सबसे जरूरी सामान रखा है, लेकिन दुकान के बाहर कोई बोर्ड ही नहीं है। दूसरी बड़ी चुनौती है अपर्याप्त धन, माने अंडर फंडिंग। भारत में प्रति व्यक्ति मुफ्त कानूनी सहायता पर सालाना औसतन केवल 0.75 रुपीस खर्च होता है। सिर्फ 75 पैसे? ये आंकड़ा तो चौंकाने वाला है। मतलब एक कप चाय की कीमत से भी कम में हम एक नागरिक को पूरे साल के लिए न्याय तक पहुंच देने की उम्मीद कर रहे हैं। यह कड़वी सच्चाई है। इसके अलावा डिजिटल डिवाइड भी एक बाधा है। सरकार टेलीलॉ जैसे कार्यक्रम चला रही है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां केवल 33% आबादी के पास इंटरनेट है, वहां इनकी पहुंच सीमित हो जाती है। और अंत में वकीलों की उपलब्धता में भी भारी असमानता है। स्रोतों में लोक अदालतों का भी जिक्र है। वे इस पूरी तस्वीर में कहाँ फिट होती हैं? लोक अदालतें इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी सफलता की कहानी है। ये एक वैकल्पिक विवाद समाधान मतलब ADR मंच है, जिनकी शुरुआत 1982 में गुजरात से हुई थी। 1987 के कानून ने इन्हें वैधानिक दर्जा दिया। ये उन मामलों को देखती हैं जिन्हें आपसी समझौते से सुलझाया जा सकता है। और इनकी सबसे खास बात क्या है जो इन्हें इतना सफल बनाती है? 2 बातें। पहली, इनके फैसले फाइनल एंड बाइंडिंग होते हैं, जैसे किसी सिविल कोर्ट का फैसला, लेकिन इनके खिलाफ कोई अपील नहीं होती। इससे मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दूसरी, इनमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती और प्रक्रिया बहुत सरल होती है। आंकड़े बताते हैं कि लोक अदालतों के माध्यम से अब तक 23.5 करोड़ से ज्यादा मामले सुलझाए जा चुके हैं। ये न्यायिक प्रणाली पर बोझ कम करने में एक बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़ा? तो इसका सार क्या है? हमने ट्रिब्यूनल्स पर न्यायपालिका और संसद के बीच टकराव को समझा, जो शक्तियों के पृथक्करण के इर्द गिर्द घूमता है, और दूसरी तरफ हमने सभी को कानूनी सहायता प्रदान करने के विशाल और चुनौतीपूर्ण कार्य को देखा, जो न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। आखिर में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? निष्कर्ष ये है कि ट्रिब्यूनल्स के मामले में संस्थानों के बीच एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करने वाली एक स्वस्थ परंपरा की जरूरत है, जहां कोई भी अपनी शक्तियों का अतिक्रमण ना करे। और कानूनी सहायता के लिए सिर्फ कानून बनाना काफी नहीं है। जब तक जागरूकता नहीं बढ़ेगी, फंडिंग बेहतर नहीं होगी और टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक न्याय सच में सबके लिए सुलभ नहीं हो पाएगा। एक आवश्यकता आधारित दृष्टिकोण अपनाना ही आगे का रास्ता है। स्रोत एक बहुत गहरे तनाव को उजागर करते हैं। एक तरफ हम ट्रिब्यूनल्स जैसे विशेष और कुशल निकाय बनाकर न्याय को तेज करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ ये भी सुनिश्चित करना है कि ये निकाय न्यायिक स्वतंत्रता को कमजोर न करें, और साथ ही हम कानूनी सहायता के माध्यम से पूरी न्याय प्रणाली को हर किसी के लिए सुलभ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है, भारत में न्याय देने में सबसे बड़ी चुनौती अच्छे कानूनों की कमी है या फिर उन कानूनों के कार्यान्वयन और संसाधनों का भारी अभाव? और एक आम नागरिक उस खाई को पाटने में कैसे योगदान दे सकता है? आज हम 4 बहुत ही दिलचस्प विषयों की गहराई में उतरेंगे। पहला, विधेयकों पर राज्यपाल और राष्ट्रपति की सहमति को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा कह सकते हैं एक लैंडमार्क फैसला जी। दूसरा, हमारी अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के आने से क्या फायदे हैं और क्या खतरा, ये भी बहुत जरूरी विषय है। तीसरा, भारत की जेलों की अंदरूनी हकीकत पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट, और आखिर में एक ऐसी पहल जो देश के युवाओं को जमीनी स्तर पर लोकतंत्र से जोड़ने की कोशिश कर रही है। और इन चारों विषयों में आप देखेंगे एक बात कॉमन है,
ये सब दिखाते हैं कि हमारे नियम कानून, हमारी संस्थाएं और हमारा समाज वो किस तरह से बदल रहा है और नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। सही बात है। तो आज का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि इसका हम पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं। पहला विषय, सुप्रीम कोर्ट ऑन असेंट टू बिल्स। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने एक अहम मामले में अपना फैसला सुनाया है, जो राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों से जुड़ा है। हाँ, और ये फैसला अप्रैल 2025 में दिए गए एक पुराने फैसले को पूरी तरह से पलट देता है। अच्छा। जी, उस पुराने फैसले में कोर्ट ने बिलों को मंजूरी देने के लिए एक समय सीमा तय करने की बात कही थी, लेकिन अब इस नए फैसले में कोर्ट ने साफ कह दिया है कि अदालतें राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए कोई टाइमलाइन नहीं बना सकती। कोई टाइमलाइन नहीं? कोई नहीं। उनका कहना है कि संविधान के आर्टिकल 200 और 201 के तहत ये फैसला लेना पूरी तरह से राष्ट्रपति या राज्यपाल के विवेक पर, मतलब उनके डिस्क्रिशन पर निर्भर करता है। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि आर्टिकल 200 और 201 आखिर हैं क्या? जरूर। देखिए, आर्टिकल 200 के तहत जब कोई बिल राज्य की विधानसभा से पास होकर राज्यपाल के पास आता है, तो उनके पास मोटे तौर पर 4 रास्ते होते हैं। 4 रास्ते? हाँ। पहला, बिल को मंजूरी दे दे। दूसरा, मंजूरी रोक लें। तीसरा, उसे पुनर्विचार के लिए वापस विधानसभा भेज दें। या फिर चौथा, उसे राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर दें। ठीक है। और जब बिल आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, तो उनके पास भी यही विकल्प होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि संविधान में कहीं भी ये नहीं लिखा कि राष्ट्रपति को उस बिल पर कितने समय में फैसला लेना है। मतलब कोई समय सीमा है ही नहीं। और यहीं पर बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। कोर्ट ने डीम्ड एसेंट के विचार को पूरी तरह से खारिज कर दिया। बिल्कुल। मतलब ये जो एक धारणा थी कि अगर एक तय समय तक फैसला नहीं लिया गया तो बिल को अपने आप पास मान लिया जाएगा, कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई व्यवस्था हमारे संविधान में है ही नहीं। हाँ, कोर्ट ने बहुत कड़े शब्दों में कहा कि ये विचार के समय बीत जाने पर सहमति अपने आप मान ली जाए हमारे संविधान की मूल भावना के बिल्कुल खिलाफ है। अच्छा। उनका मानना था कि अगर अदालतें ऐसी समय सीमाएं डीम्ड असेंट को लागू करती हैं, तो ये एक तरह से जुडिशियल यूजरपेशन होगा। मतलब न्यायपालिका द्वारा राष्ट्रपति और राज्यपाल की संवैधानिक शक्तियों पर कब्जा करने जैसा होगा। और ये सेपरेशन ऑफ पावर्स के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। एग्जैक्टली, शक्तियों के बंटवारे का सीधा सीधा उल्लंघन। लेकिन इसमें एक तरह का विरोधाभास नहीं लगता? मतलब एक तरफ तो कोर्ट कह रहा है कि कोई समय सीमा नहीं होगी, लेकिन साथ ही रिपोर्ट में ये भी लिखा है कि कोर्ट ने ये भी कहा कि राज्यपाल या राष्ट्रपति बिलों पर अनिश्चित काल तक कुंडली मार के नहीं बैठ सकते। हाँ, तो ये दोनों बातें एक साथ कैसे सज हो सकती हैं? यही इस फैसले का सबसे नाजुक और समझने वाला हिस्सा है। अच्छा। यहाँ कोर्ट संवैधानिक नैतिकता यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की बात कर रहा है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी? जी, इसका मतलब है कि भले ही कोई लिखित कानून या समय सीमा ना हो, लेकिन राज्यपाल और राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों से ये उम्मीद की जाती है कि वे विधायिका की इच्छा का सम्मान करेंगे। उनका काम एक चेक और बैलेंस की तरह है, न कि विधानसभा के काम में रोड़ा अटकाने का। उनका किसी बिल को सालों तक रोके रखना एक तरह से चुनी हुई सरकार के काम को ठप करना है। तो इसका असली मतलब ये हुआ कि अब राज्यपाल के पद का इस्तेमाल राजनीतिक खींचतान में एक हथियार की तरह और भी ज्यादा हो सकता है। अब राज्य सरकारें बिल पास करने के बाद भी एक अनिश्चितता में रहेंगी, जो शासन को धीमा कर सकता है। इसकी पूरी संभावना है। हालांकि कोर्ट ने एक दरवाजा खुला रखा है। वो क्या? उन्होंने कहा है कि बहुत ही असाधारण मामलों में अगर ये साबित हो जाए कि बिल को मालाफाइड इंटेंट यानी किसी दुर्भावनापूर्ण इरादे से रोका गया है, तो अदालत उस प्रक्रिया की समीक्षा कर सकती है। अच्छा, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ प्रक्रिया का, फैसले का नहीं। तो कुल मिलाकर गेंद अब राज्यपाल और राष्ट्रपति के पाले में है कि वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कितनी जिम्मेदारी से करते हैं। शक्तियों के संतुलन की ये बात बहुत दिलचस्प है, और अब इसी संतुलन को एक नई तकनीकी चुनौती मिल रही है, जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। खुद सुप्रीम कोर्ट इस पर मंथन कर रहा है कि न्याय के क्षेत्र में इसका भविष्य क्या है। इसी को लेकर उनके सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ने एक व्हाइट पेपर जारी किया है। और इस रिपोर्ट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एआई की तारीफों के पुल नहीं बांधती, ये इसके खतरों को बहुत गंभीरता से सामने रखती है। जैसे कि सबसे पहला खतरा बताया गया है एआई पर हद से ज्यादा निर्भरता।
ओवर रिलायंस, जिससे इंसानी जज का विवेक और अनुभव पीछे छूट सकता है। सोचिए, अगर फैसले एआई के ऐसे ब्लैक बॉक्स मॉडल से आने लगे जिनका लॉजिक समझना मुश्किल हो, तो फिर जवाबदेही किसकी होगी? सही बात है। और रिपोर्ट में एक और बड़े खतरे का जिक्र है जिसे हैलुसिनेशंस कहा गया है। हाँ, ये बहुत खतरनाक है। मतलब एआई का मनगढ़ंत कहानियां या तथ्य बनाना। इसका एक बहुत मशहूर उदाहरण अमेरिका का रोबर्टो माटा वर्सेस एवियान का केस है, जी। जहां एक वकील ने एआई से कानूनी रिसर्च करवाई और उसे कोर्ट में जमा कर दिया। बाद में पता चला कि एआई ने जिन पुराने केसों का हवाला दिया था, उनमें से कहीं तो असल में हुए ही नहीं थे। सोचिए, अगर ऐसा भारत की किसी अदालत में हो जाए तो कितना बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। बिल्कुल। और तीसरा बड़ा खतरा है एल्गोरिथमिक बायस, यानी एआई का भेदभाव करना। एआई उसी डेटा से सीखता है जो उसे दिया जाता है। अगर हमारे समाज के पूर्वाग्रह उस डेटा में है, तो एआई भी वही भेदभाव दोहराएगा। अच्छा। अमेरिका में कॉम्पैस नाम का एक टूल बनाया गया था, जो ये बताता था कि किसी अपराधी के दोबारा अपराध करने की कितनी संभावना है। बाद में पता चला कि वो टूल अश्वेत लोगों को ज्यादा जोखिम वाला बता रहा था। अरे बाप रे, ये खतरे तो वाकई गंभीर हैं। लेकिन मुझे याद है कि कुछ जगहों पर इसका सकारात्मक इस्तेमाल भी शुरू हो गया है, जैसे अदालती फैसलों का अनुवाद करने में। बिल्कुल, आप सुवास की बात कर रही हैं, जो एक बेहतरीन पहल है। सुवास। हाँ। सुवास यानी सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि इसने अब तक 36,000 से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का 19 भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया है। 36,000? जी, ये न्याय को आम लोगों तक उनकी अपनी भाषा में पहुंचाने में एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा एक और टूल है, सुपेस, जो जजों को केस से जुड़े हजारों पन्नों के दस्तावेजों का सार बनाकर देता है, जिससे उनका समय बचता है। तो एक तरफ बड़े खतरे हैं, दूसरी तरफ बड़े फायदे भी हैं। तो फिर संतुलन कैसे बनाया जाए? क्या रिपोर्ट कोई रास्ता सुझाती है? हाँ, रिपोर्ट 3 बहुत ही व्यावहारिक सुझाव देती है। पहला, हर अदालत में एआई एथिक्स कमिटीज बनाई जाए, जिसमें जज, वकील और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट हों, जो किसी भी एआई टूल को लागू करने से पहले उसकी जांच करें। ठीक है, एक तरह का सेफ्टी चेक। बिल्कुल। दूसरा, बाहरी कंपनियों पर निर्भर रहने के बजाय अदालतों को अपने इन हाउस एआई सिस्टम्स बनाने पर जोर देना चाहिए, ताकि डेटा सुरक्षित रहे। और तीसरा, एआई के इस्तेमाल को लेकर एक औपचारिक एथिकल एआई पॉलिसी बनाई जाए, जिसमें पारदर्शिता और जवाबदेही के नियम साफ साफ लिखे हों। तो एक तरफ हम अदालतों को एआई से लैस करने की भविष्यवादी बातें कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ न्याय व्यवस्था का एक और हिस्सा, हमारी जेलें, आज भी बहुत ही बुनियादी और मानवीय समस्याओं से जूझ रही हैं। सही कहा आपने। सुप्रीम कोर्ट के इसी सेंटर ने प्रिजन्स इन इंडिया 2025 रिपोर्ट भी प्रकाशित की है, और इसके आंकड़े सच कहूं तो परेशान करने वाले हैं। परेशान करने वाले से भी कहीं ज्यादा। रिपोर्ट का पहला ही बिंदु है ओवरक्राउडिंग, यानी जेलों में क्षमता से ज्यादा कैदी। कितना ज्यादा? आंकड़ा ये है कि हमारी जेलों में 131.4% की ऑक्यूपेंसी है, मतलब 100 लोगों की जगह पर 131 लोग रह रहे हैं। बाप रे। और इससे भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि इन कैदियों में से हर 4 में से 3 विचाराधीन है, यानी अंडर ट्रायल्स। हर 4 में से 3? इसका मतलब है कि जेलों में बंद ज्यादातर लोग वे हैं जिनका जुर्म अभी अदालत में साबित भी नहीं हुआ है। बिल्कुल, वे बस अपने केस के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। ये तो हमारी न्याय प्रक्रिया की धीमी रफ्तार पर एक सीधी टिप्पणी है। और ये समस्या सिर्फ भीड़ तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट बताती है कि जेलों के अंदर गहरे सामाजिक पूर्वाग्रह आज भी जिंदा है, जैसे कास्ट बायस, यानी जातिगत भेदभाव। जातिगत भेदभाव जेलों में? जी, ये जानकर हैरानी होती है कि आज भी कई राज्यों के जेल मैनुअल में कैदियों को काम उनकी जाति के आधार पर दिया जाता है, जैसे सफाई का काम अक्सर कुछ खास जातियों के कैदियों को ही सौंपा जाता है। ये तो अविश्वसनीय है। क्या ये गैर कानूनी नहीं है? पूरी तरह से। सुकन्या शांथा केस में अदालत इस प्रथा को असंवैधानिक ठहरा चुकी है। इसके बावजूद इसका चलते रहना दिखाता है कि व्यवस्था बदलने को तैयार नहीं है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि सफाई जैसे कामों के लिए मीनियल, यानी छोटा काम जैसे अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो काम को छोटा बड़ा समझने की सामंती सोच को दिखाता है। और ये भेदभाव सिर्फ काम के बंटवारे में नहीं, बल्कि मेहनताने ने भी है। रिपोर्ट में वेज डिस्पैरिटी, यानी मजदूरी में भारी अंतर की बात की गई है ना? हाँ, और ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं।
एक तरफ मिजोरम में एक कैदी को एक दिन के काम के लिए सिर्फ 20 रुपए मिलते हैं। सिर्फ 20 रुपए? सिर्फ 20। तो वही कर्नाटक में 524 रुपए तक मिलते हैं। 20 और 524? जी, सोच कर देखिए, एक ही देश में दो इंसानों के श्रम की कीमत में 25 गुना से ज्यादा का फर्क है। ये दिखाता है कि हमारी जेल सुधार की नीतियां कितनी बिखरी हुई और असंगत हैं। रिपोर्ट महिला कैदियों की खास मुश्किलों पर भी रोशनी डालती है। कई जेल मैनुअल उन्हें खाना पकाने जैसे घरेलू कामों तक ही सीमित रखते हैं, जिससे उन्हें कोई नया हुनर सीखने या बराबर कमाई करने का मौका नहीं मिलता। ये आंकड़े तो वाकई निराशाजनक हैं। क्या रिपोर्ट सिर्फ समस्याएं गिनाती है या इनसे बाहर निकलने का कोई व्यावहारिक रास्ता भी सुझाती है? हाँ, और सुझाव बहुत ठोस हैं। पहला, जेल मैनुअल से मीनियल जैसे अपमानजनक शब्द तुरंत हटाए जाएं। ये तो होना ही चाहिए। दूसरा, जाति के आधार पर काम बांटने की प्रथा खत्म हो और एक रोटेशन सिस्टम लागू हो ताकि हर कैदी को हर तरह का काम करने का मौका मिले। और तीसरा, कैदियों की मजदूरी की हर 3 साल में समीक्षा की जाए ताकि उन्हें उनके काम का उचित मूल्य मिल सके। ये छोटे कदम हैं, पर कैदियों के सम्मान और पुनर्वास के लिए बहुत जरूरी है। इन बड़ी और गंभीर चुनौतियों पर चर्चा के बाद हमारा आखिरी अंश भविष्य को लेकर एक छोटी सी उम्मीद जगाता है। ये है मॉडल यूथ ग्राम सभा पहल, जिसे शॉर्ट में MYGS कहा जा रहा है। जी, ये पंचायती राज मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय की एक मिलीजुली कोशिश है। 3 मंत्रालय एक साथ? हाँ, इसका मकसद है जनभागीदारी को मजबूत करना। और तरीका बहुत दिलचस्प है। स्कूली छात्रों को नकली ग्राम सभा सत्रों में शामिल किया जाएगा, जहां वे असली ग्राम सभा की तरह बहस करेंगे, योजनाएं बनाएंगे और फैसले लेंगे। और ये पहल जिन स्कूलों में शुरू की जा रही है वो भी बहुत खास हैं। इसे जवाहर नवोदय विद्यालयों यानी JNVs और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों यानी EMRSs में लागू किया जाएगा। बिल्कुल, JNVs ग्रामीण प्रतिभाओं को आगे लाते हैं और EMRS का पूरा फोकस अनुसूचित जनजाति के छात्रों पर है, जो अक्सर मुख्यधारा के विकास से दूर रह जाते हैं। तो ये बहुत सोच समझकर उठाया गया कदम लगता है। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये पहल नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आत्मा के बिल्कुल करीब है। अच्छा, कैसे? NEP 2020 सिर्फ रटने रटाने पर नहीं, बल्कि अनुभव से सीखने और छात्रों में नागरिक मूल्यों को जगाने पर जोर देती है। इस पहल का मकसद सिर्फ बच्चों को ये पढ़ाना नहीं है कि पंचायती राज क्या होता है, बल्कि उन्हें ये महसूस कराना है कि लोकतंत्र में उनकी आवाज का क्या महत्व है। ये उनमें नेतृत्व के गुण विकसित करने की एक कोशिश है। एक तरह से ये लोकतंत्र की नर्सरी तैयार करने जैसा है। तो आज हमने 4 अलग-अलग दुनियाओं की सैर की। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक व्याख्याएं, दूसरी तरफ AI का तकनीकी भविष्य, तीसरी तरफ जेलों की जमीनी हकीकत और चौथी तरफ लोकतंत्र की पहली पाठशाला। हाँ, ये सब मिलकर हमारे देश के शासन की एक बहुत ही जटिल लेकिन सच्ची तस्वीर बनाते हैं। बिल्कुल। इन सभी में एक ही धागा पिरोया हुआ है, बदलाव का। हमारी संस्थाएं और समाज लगातार विकसित हो रहे हैं। कभी संवैधानिक फैसलों के जरिए, कभी नई तकनीक को अपनाकर, कभी पुरानी गलतियों को सुधारकर और कभी आने वाली पीढ़ी को तैयार करके। ये प्रक्रिया चुनौतियों से भरी है, लेकिन अवसरों से भी। ये सब सुनने के बाद एक सवाल मन में आता है। MYGS जैसी पहलें युवाओं को सिखाती हैं कि वे स्थानीय स्तर पर बदलाव ला सकते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। जी, लेकिन आज हमने जिन बड़ी समस्याओं पर बात की, जैसे विधेयकों पर राजनीतिक वजहों से होने वाली अनिश्चितकालीन देरी या जेल व्यवस्था में घुसा हुआ जातिगत भेदभाव, क्या इन बड़ी राष्ट्रीय और राज्य स्तर के संस्थाओं की जवाबदेही और निष्पक्षता के बिना स्थानीय भागीदारी सच में प्रभावी हो सकती है?